नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान इकोनॉमी और ये है चैप्टर 1। इसमें बताया है कि सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2029 तक राजस्थान की इकोनॉमी को हम $350 बिलियन की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बना देंगे। अब ये होगा कैसे? इसके लिए सरकार ने कुछ रणनीतिक स्तंभ तैयार किए हैं जिनके ऊपर सरकार काम करने वाली है। और ये स्तंभ हैं 7, जिसमें पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है क्षेत्रीय परिवर्तन, तीसरा है पूंजी निर्माण, चौथा है मूल्य स्तरीकरण, पांचवा राजकोषीय प्रबंधन, छठवां वित्तीय सेवाएं और सातवां है समावेशी विकास। हम एक एक करके इन पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हालिया इनकी स्थिति क्या है और आगे की रणनीति क्या हो सकती है इन पिलर्स के आधार पर। तो हम शुरू करने वाले हैं पहला पिलर, आर्थिक वृद्धि। सोच के देखिए कि एक राज्य की आर्थिक वृद्धि को कैसे मापा जाए। इसके लिए आपके पास में कुछ मापदंड, कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। तो उन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमारे पास सबसे पहला पैरामीटर साथ में निकल के आता है, वो है जीडीपी। और स्टेट की जीडीपी के बारे में बात करें तो उसे बोलेंगे जीएसडीपी। जीएसडीपी होता क्या है कि एक राज्य की सीमा के भीतर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं उनका अंतिम मूल्य क्या होगा? जीएसडीपी होगा। अंतिम मूल्य लेने का मतलब कि वस्तुएं का मूल्य में दोहराव ना हो, कि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु में काम आ रही है तो उसकी गणना, उसके मूल्य की गणना दो बार न की जाए, इसीलिए उसका अंतिम मूल्य हम लोग लेते हैं। अब जीएसडीपी गणना भी दो प्रकार से की जाती है, एक प्रचलित मूल्य पर और दूसरी स्थिर मूल्य पर। क्या फर्क होता है इन दोनों, इसे देखते हैं हम लोग। एक प्रचलित मूल्य क्या होता है कि आज के समय में क्या कीमत चल रही है, आज के समय में क्या कीमत चल रही है। और स्तर होता है कि हम किसी साल को पकड़ लेते हैं जिसे बोलेंगे हम लोग आधार वर्ष, और उस आधार वर्ष के आधार पर हम लोग गणना करेंगे। जैसे हमारी आधार वर्ष है 2011-12, तो 2011-12 में जो कीमतें थी किसी भी वस्तु की, उन कीमतों के आधार पर जीडीपी की वैल्यू कितनी निकल के आती है। और एक प्रचलित कीमतें मतलब आज के समय में क्या कीमतें हैं उस आधार पे क्या निकल के आती है जीडीपी, वो लेते हैं। प्रचलित कीमतों में क्या होता है कि हमारे पास महंगाई की वजह से जो वस्तुएं के मूल्य में जो वृद्धि हुई है वो भी इसके साथ में जुड़ के आ जाती है, तो ये हमेशा ज्यादा रहती है। जबकि स्थिर मूल्य पे हमने जैसे 2011-12 पकड़ लिया तो उस समय की वैल्यू में आज के समय वैल्यू में बहुत फर्क है, वो वैल्यू कम ही रहेगी। तो इस वजह से ये हमेशा कम रहेगी। हम देखेंगे इन दोनों के आधार पर। अब अगर मैं बात करूं प्रचलित मूल्य पर, तो प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की जीडीपी निकल के आती है 17.04 लाख करोड़। और स्थिर मूल्य पे बात करूं तो वो निकल के आती है 9.06 लाख करोड़। तो आप देख पाएंगे कि ये लगभग लगभग डबल सा हो रहा है स्थिर कीमतों से। अब वृद्धि की बात करूं तो इस प्रचलित कीमतों पर वृद्धि हो रही है 12.02% के आसपास, और स्थिर कीमतों पे हो रही है 7.82 के आसपास। तो प्रचलित कीमत भी ज्यादा ही है। क्यों? क्योंकि महंगाई की वजह से ये बड़ी भी ज्यादा दिखाई देती है। अगर मैं भारत की इसी की तुलनात्मक रूप से बात करूं तो भारत की जीडीपी की बात करूं तो भारत की जीडीपी है 324.11 लाख करोड़ प्रचलित कीमतों पर, और स्थिर कीमतों पर है 184.88 लाख करोड़। वृद्धि की बात करूं तो वृद्धि हो रही है 9.7 प्रचलित कीमतों पर, और स्थिर कीमतों पर बात करूं तो हो रही है 6.4% के हिसाब से। तो ये देख सकते हैं अपन यहाँ कि राजस्थान की जो वृद्धि दर है वो भारत की वृद्धि दर से भी ज्यादा है। अगर योगदान की बात करें भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का, तो प्रचलित कीमतों पर निकल के आता है 5.26, और स्थिर कीमतों पर निकल के आता है 4.90। तो स्थिर कीमतों पर कम है, प्रचलित कीमतों पर थोड़ी हिस्सेदारी ज्यादा है। तो ये हमने देख लिया एक पैरामीटर कि किसी भी देश की या किसी भी राज्य की आर्थिक वृद्धि को मापा कैसे जाए, और वो पहला पैरामीटर था जीएसडी। इसी के साथ में हम देखें कि दूसरा पैरामीटर क्या होता है। तो दूसरा पैरामीटर निकल के आता है वो है एनएसडीपी। एनएसडीपी है क्या? एनएसडीपी कह रहा हूँ कि जीएसडीपी में से हम मूल्यह्रास हटा दें। मूल्यह्रास का मतलब जो टूट फूट हो गई, जैसे मान लो आज एक गाड़ी थी, थोड़े समय बाद में उसमें कुछ टूट फूट होने की वजह से उसके मूल्य में थोड़ी कमी हो जाएगी, तो उसे भी तो वापस हटाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ठीक रहता है।
तो क्या करेंगे हम, उसमें से जीएसडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमारे पास एनएसडीपी आ जाएगी। अब अच्छा, ये भी दो तरीके से गणना की जाएगी, प्रचलित कीमतों पर और स्तर कीमतों पर। अब देखिए, पहले हमारी जीडीपी थी, यहाँ देखिए पहले जीडीपी कितनी थी, 17.04 प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की। अब उसमें से कुछ मूल्यह्रास हम घटा दें, कुछ टूट फूट घटा देंगे, तो अब एनएसडीबी कितना आया, 15.25 के आसपास। सेम वही चीज दोबारा देखिए कि स्तर कीमतों पर अगर जीएसडीपी की बात करें, तो हम जीएसडीपी की बात करें तो जीएसडीपी हमारी थी 9.06 के आसपास, ठीक है। और हम एनएसडीपी की बात करें तो एनएसडीपी निकल के आता है हमारे पास 7.96 लाख करोड़। बात करें इसकी वृद्धि की, तो प्रचलित कीमतों पर वृद्धि हो रही है 12.23 के पास आसपास, और स्तर कीमतों पे हो रही है 8.03% के आसपास, ठीक है। तो हमारे पास दो पैरामीटर हमने पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए तीसरा पैरामीटर, और तीसरा पैरामीटर है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, अच्छा, प्रति व्यक्ति आय होता क्या है कि जो एनएसडीपी है हमारे टूट फूट के साथ में बची हुई जो जीडीपी है, उसमें हम कुल जनसंख्या का भाग लगा दें तो हमारे पास बन जाता है प्रति व्यक्ति आय। अब गौर करके देखिए कि जनसंख्या हम लेंगे कौन सी, प्रश्न ये उठता है। तो जनसंख्या लेंगे कि जिस साल की अपन गणना कर रहे हैं उसके बीच किसी वर्ष की कोई जनसंख्या पकड़ लीजिए और उसी आधार पे हम गणना करते हैं। तो आप देखते हैं कि ये भी दो आधार पर निकलता है, प्रचलित कीमतों पर और स्तर कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है, मान सकते हैं कि 1,85,053 के आसपास हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल रही है प्रचलित कीमतों में। और स्तर कीमतों पे देखें तो ये आ रही है 96,000 के आसपास, ठीक है। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि हो रही है 11.04 के परसेंटेज के हिसाब से, और स्तर कीमतों पे हो रही है 6.88 के हिसाब से। और साथ में तुलनात्मक रूप से देखें तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो प्रचलित कीमतों पर वो है 2 लाख के आसपास, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। और स्तर कीमतों पे देखें तो वो आ रही है 1,12,000, तो ये भी ज्यादा है। तो हमारी प्रति व्यक्ति आय, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में थोड़ी कम है। भारत के तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें वृद्धि, तो प्रचलित कीमतों पर हो रही है 8.7% के हिसाब से, और स्तर कीमतों पर देखें तो 5.3 के हिसाब परसेंटेज के हिसाब से। तो हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ ज्यादा रही है किसकी तुलना में, भारत की तुलना में, लेकिन अभी भी पीछे है, ठीक है। ये हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए या 3 मापदंड पढ़ लिए कि किसी भी राज्य की आर्थिक वृद्धि को कैसे मापा जाए। अच्छा, इन्हीं में से कुछ तथ्य वो निकल के सामने आते हैं, उन्हीं तथ्यों की बात करते हैं। अब की बार जैसे दिखाया गया है कि जो जिले हैं उन जिलों की जीडीपी के बारे में भी बताया गया है, सकल जिला घरेलू उत्पाद, इसके बारे में बताया गया। अब देखिए प्रचलित कीमतों पर कौन सी जिलों की जीडीपी सबसे ज्यादा निकल के आती है, जयपुर की, कब, कितनी, 2.12 लाख करोड़। उसके बाद में निकल के आती है अलवर की 1.19 लाख करोड़। उसके बाद में जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। अगर मैं बात करूं स्तर कीमतों पर तो सब वही सबसे ज्यादा कौन सा, जयपुर, उसके बाद में अलवर, उसके बाद में जोधपुर, और अजमेर और भीलवाड़ा ये इंटरचेंज होंगे, ठीक है। तो दोनों ही स्थितियों में हम देखेंगे तो प्रचलित कीमतों पर देख लें या फिर स्तर कीमतों पर देखें, दोनों में सबसे ज्यादा है जयपुर और उसके बाद में है अलवर। लेकिन वृद्धि के हिसाब से अगर बात करें तो वृद्धि के हिसाब से अलवर जैसे 15.16% के हिसाब से बढ़ रहा है दोनों में ही, और जयपुर 10 के आसपास और 13 के आसपास चल रहा है। तो वृद्धि दर तो ज्यादा किसकी है, अलवर की है। और जबकि टोटल हम जीडीपी की बात करें किसी जिले की तो वो निकल के आती है जयपुर की ज्यादा, दोनों ही कीमतों पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कि प्रति व्यक्ति जो वो आय है वो जिलों में हिसाब से, तो कौन सी जिलों की सबसे ज्यादा है। प्रचलित कीमतों पर देखें तो अलवर, अलवर की ज्यादा है, वो है 2,40,000 के आसपास। उसके बाद में भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और जैसलमेर। और स्तर कीमतों पे देखें तो अलवर ज्यादा है सबसे, फिर जयपुर, फिर राजसमंद, फिर भीलवाड़ा और फिर जैसलमेर। देखने वाली बात है कि देखो शुरू के 5 जिलों में जैसलमेर हिस्सेदारी ले रहा है। अगर मैं प्रचलित कीमतों पर बात करूं तो जयपुर से ज्यादा भीलवाड़ा रख रहा है,
जबकि दोनों में ज्यादा तो अलवर ही है। अलवर क्यों है? औद्योगिकरण के कारण ज्यादा है, और जयपुर पर्यटन पर्यटन की वजह से। ठीक है, तो हमने अभी पहले चैप्टर का पहला स्तंभ पढ़ लिया कि आर्थिक वृद्धि के बारे में। इसी के साथ में हम लोग अब जाएंगे दूसरे पिलर पे, जो कि है क्षेत्रीय परिवर्तन। क्षेत्रीय परिवर्तन का मतलब कि सेक्टर वाइज, जैसे हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। तो हम लोग देखेंगे इनके हिसाब से कैसे कैसे इन क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन है, और इन्हें मापने के लिए जो हमारे पास मापदंड है वो निकल के आता है जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड। अब जीवीए होता क्या है? देखो, सारे पिलर्स बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मापदंड हैं वो जीडी पे भी डिपेंड करते हैं। अब कोई भी वस्तु है, वस्तु का मूल्य जो बना हुआ है, अब वो मूल्य बनता कैसे है कि मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की है, उस पर 20 रुपए मैंने टैक्स लगा दिए, मान लो उस पर 5 रुपए की सब्सिडी दे दी, तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई? 115। अच्छा, इसी ही वैल्यू में मैं जो टैक्स जोड़ा था उस टैक्स को वापस घटा दूं, और जो सब्सिडी मैंने हटाई थी वो वापस जोड़ दो, तो पहले वाली वैल्यू वापस निकल के आती है? नहीं। तो क्या करें, जो जीडीपी है उसमें क्या अंतिम मूल्य ले लिया था, उसमें टैक्स वगैरह सब मिले हुए थे, तो टैक्स को वापस हटा दो, और जो छूट देगी तो उसको वापस जोड़ दो। तो जो निकल के वैल्यू हमारे पास आती है वो निकल के आती है जीवीए, और ये वास्तविक वैल्यू होती है, किसी वस्तु की वास्तविक वैल्यू होती है। इसके हिसाब से अगर हम देखें कि आंकड़े क्या बोल रहे हैं, देखिए प्रचलित कीमतों पर देखें तो राजस्थान की जीडीपी 15.70 लाख करोड़ निकल के आती है, और स्तर कीमतों पे देखें तो 8.22 लाख करोड़ निकल के आती है। अगर वृद्धि की बात करूं तो ये वृद्धि हो रही है 10.83% के हिसाब से प्रचलित कीमतों पर, और स्तर कीमतों पे वृद्धि हो रही है 6.29% के हिसाब से। और ये तो टोटल के हिसाब से थी। अब इसी जीवीए को हम लोग सेक्टर वाइज पढ़ने वाले हैं कि तीनों सेक्टरों में इसकी अलग अलग क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या फिर कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र की मैं बात करूं तो प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र की जो जीडीपी निकल के, जीवीए निकल के आती है, वो है 4.23 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, और इसमें वृद्धि की बात करूं मैं, वृद्धि की बात करूं तो वृद्धि हो रही है 11.44% के हिसाब से। और हिस्सेदारी देखो जियो, मतलब टोटल 100 में से कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है प्रचलित कीमतों पर? 26.92% के हिसाब से। अगर स्तर कीमतों पे बात करूं मैं, स्तर कीमतों पे हिस्सेदारी है 26%, वही लगभग लगभग सेम सा है। और स्तर कीमतों में जीवीए देखो 2.8 लाख करोड़, 2.18 लाख करोड़, और वृद्धि 5.05% है। अच्छा, अब इस क्षेत्र में रणनीतियां क्या हो सकती है? तो सबसे मोटे मोटे देखिए, एक तो फूड प्रोसेसिंग का जरूर है। इस पे फूड प्रोसेसिंग मतलब जैसे चिप्स वगैरह बन रहे हैं तो वो, जल प्रबंधन के बारे में बात की गई है, एक सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। ठीक है, और सिंचाई के ढांचे में थोड़े परिवर्तन की बात की गई है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग दूसरे क्षेत्र पे, औद्योगिक क्षेत्र पे। तो औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सेदारी देखिए तो वो लगभग है 27.16 के आसपास, मतलब कृषि क्षेत्र से थोड़ा सा ज्यादा है। और स्तर कीमतों पे देखें तो वो है 28.39% के हिसाब से, लगभग लगभग सेम सा ही है, कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है। बस एक डेटा याद कर लेना कि शुरुआती संख्या क्या है, कि वो पहले वाला था 26.9, मतलब 27 के आसपास ही था, ये भी 27 के आसपास है, पर ये थोड़ा सा ज्यादा है। जीवे की बात करूं तो ये निकल गया था 4.26 लाख करोड़, पहले वाला कितना था? 4.23, और ये है 4.26, मतलब थोड़ा सा इससे ज्यादा है प्रचलित कीमतों पर। और स्तर कीमतों पे 2.33। वृद्धि दर की बात करूं मैं इसमें, तो वृद्धि दर में है ये 7.88%, और स्तर कीमतों पे बात करूं तो ये है 6.77% के हिसाब से। ठीक है, अब मैं इस क्षेत्र में रणनीतियों की बात करूं कि सरकार किन किन भागों पे रणनीति बनाने के बारे में सोच रही है, तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो हमारे राजस्थान में है वह है सौर और पवन ऊर्जा में, और सरकार ने इस बारे में रणनीति बनाई है। एक है औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के बारे में, ठीक है, और
और एक है व्यापार सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग के लिए। आगे क्लस्टर, नवीकरण, ये सिप्सा है। तो इसी के साथ में हम शुरू करते हैं अब तीसरा सेक्टर, जो कि है सेवा क्षेत्र। उसकी जीबीए को पढ़ लेते हैं एक बार। इसकी जीबीए में योगदान कितना है? 45% के आसपास। प्रचलित कीमतों, स्तर कीमतों पे है 45.07 के आसपास। जीबीए है कितना? 7.21 लाख करोड़ प्रचलित कीमतों पर, और स्तर कीमतों पे 3.70 लाख करोड़। वृद्धि दर की बात करूं तो वृद्धि दर आता है 12.26%, और स्तर कीमतों पे आता है 7.38%। तो आप यही देख लेना, ये टोटल के हिसाब से आप देख लेना कि इसका 45% है, वो दोनों 26-26 के आसपास जा रहे हैं, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र मतलब सेकेंडरी सेक्टर जो है वो ज्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है, तो सबसे पहला तीसरा सेक्टर आ गया, उसके बाद में दूसरा सेक्टर और पहला, और ये लगभग लगभग सेम से ही है, बट सेकेंडरी सेक्टर जो है वो थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा रखता है। चलिए दोस्त, हमारे पास थे, उनमें से 2 पिलर पूरे हो चुके हैं पहले चैप्टर के। इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे बाकी के चैप्टर्स के, वो पिलर्स के बारे में जो 7 बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।